ऑडिबल? और स्क्रीन भी आई थिंक, अच्छा मैं कर रहा हूँ अभी, एक सेकेंड, स्क्रीन भी विजिबल हो गई होगी आप लोगों को। दिख रहा है? मैं ऑडिबल और विजिबल हूँ ना? चलो बताइए, फिर शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को, स्टार्ट करते हैं। Yes, sir. Audible and visual. ओके देन, ओके देन। श्योर, तो चलते हैं आगे, देखते हैं। तो अभी सारे लोग ने, चलो ठीक है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था पार्ट 3 आपका क्या कर दिया था मैंने, पार्ट 3 आपका जो है कंप्लीट करा दिया था मैंने, एक एक पॉइंट आपका पार्ट 3 का कंप्लीट करा दिया था, पार्ट 3 बता दिया था। बस आर्टिकल नंबर आपका एक बचा हुआ था, वो है आपका आर्टिकल नंबर 31। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 31 आज करने के बाद हम लोग एंड करेंगे और नए पार्ट को शुरू करेंगे, दैट इज आपका पार्ट नंबर 18, क्योंकि वो पार्ट नंबर 18 जो है रिलेट करता है इससे, इसलिए हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आर्टिकल नंबर 31 देखते हैं जरा, फिर हम लोग पार्ट नंबर 18 की तरफ मूव करेंगे। देखिएगा, समझिएगा इसको, और देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद पार्ट नंबर 18। तो अगर मैं आर्टिकल नंबर 13 की बात करूंगा, जो कि आपका जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और जब अप्लाई हुआ था, तब आर्टिकल नंबर 31 में लिखा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे मेंशन्ड था। आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं है, चलिए चलो देखो, राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ था। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, तो बैकग्राउंड में हम लोग क्या देखते हैं, बैकग्राउंड में हम लोग देखते हैं कि जो इंडिया पे जो रूल कर रहे थे वो थे आपके ब्रिटिशर्स। और जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के आपके जो है सिस्टम चलाए थे। एक जमींदारी सिस्टम था, जमींदारी सिस्टम, अंकिता आपका माइक ओपन है बच्चा। चलो, तो जमींदारी सिस्टम था, एक आपका रैयतवाड़ी सिस्टम था, रैयतवाड़ी सिस्टम, एक आपका महलवारी सिस्टम था। तो तीन तरह के सिस्टम चलाए थे इन्होंने, जो आप जब मॉडर्न इंडिया की क्लास पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तब आप इन सिस्टम्स को देखेंगे। तो एक महलवाड़ी सिस्टम था। तो ये जो तीन सिस्टम्स थे आपके, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी, इन सिस्टम के थ्रू क्या हुआ था कि जो आपकी जमीन थी, जो आपकी क्या हुआ करती थी, जमीन हुआ करती थी, वो कंसंट्रेटेड हो गई इन सम हैंड्स, है ना। हम कहेंगे प्रॉपर्टी हैज बीन कंसंट्रेटेड, प्रॉपर्टी has been concentrated in some hands, या हम लिख दें इसे इन फ्यू हैंड्स। ठीक है, यानी जमींदार किसी को बना दिया गया तो उसी के पास सारी प्रॉपर्टी चली गई, और वही जमींदार जो है किसको, जो आपके फार्मर्स थे उनको अलॉट करता था जमीन, और उनसे टैक्स लेता था और उस पर खेती कराता था। यानी जमींदार की वो जमीन हो गई थी, ऐसे मान सकते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। तो जब अंग्रेज जा रहे थे तब भी क्या था,
तब भी आपकी जो है जमींदारी व्यवस्था रैयतवाड़ी और महलवाड़ी आपकी थी, और जो आपकी प्रॉपर्टी थी वो कुछ हाथों में ही थी, कंसंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स। आज भी हम देखते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो आज भी कुछ लोगों के पास हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? कि जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में है। तो ऐसा सरकार को नहीं करना था। सरकार को क्या करना था? इक्वलिटी बनानी थी, यानी सभी के पास प्रॉपर्टी कैसी हो? इक्वल होनी चाहिए। ऐसा होना था कि सभी के पास प्रॉपर्टी आपकी कैसी होनी चाहिए थी? इक्वलिटी करनी थी गवर्नमेंट को, जैसे हमने पढ़ा भी था आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इक्वलिटी करनी है, ठीक है, इक्वल बनाना है पूरी ही सोसाइटी को। तो अब अगर फ्यू हैंड्स में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ हाथों में है, तो गवर्नमेंट को कुछ आपके स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, और गवर्नमेंट को जो जमीन है, जो प्रॉपर्टी है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सील करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। इसे ही बोलते थे हम लोग सीलिंग। जैसे सीलिंग आई थी आपकी, सीलिंग सुना होगा, सीलिंग एक्ट आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो एक बार सीलिंग एक्ट आया था। उसके थ्रू क्या हुआ करती थी? प्रॉपर्टी जो है सील हो जाया करती थी, प्रॉपर्टी सील हो जाती थी। और जैसे कि एक परिवार है, उसके मान लो 5 सदस्य हैं, और उसके पास मान लो आपकी 50 एकड़ प्रॉपर्टी है, 50 एकड़ है। तो क्या होगा कि ये 50 एकड़ प्रॉपर्टी में से उस परिवार को मान लो यहाँ पे दे दी गई 10 एकड़ प्रॉपर्टी। इस उसी की जो प्रॉपर्टी है वो 50 एकड़ थी, उस परिवार को 10 एकड़ दे दी गई, और उसकी 40 एकड़ प्रॉपर्टी लेके वहां पे जिसके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, जिसके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है, उसको 40 एकड़ प्रॉपर्टी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। तो इसके लिए सीलिंग एक्ट लाने के लिए क्या चाहिए था? कुछ प्रोविजंस चाहिए थे, प्रोविजंस जिन्हें आप लॉज भी कहते हो, कुछ लॉज बनाने थे गवर्नमेंट को। अब अगर गवर्नमेंट अगर लॉज बनाती थी तो ये जो लॉज थे ये किसके अगेंस्ट हो जाते थे? राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो जाते थे। तो सरकार ने सबसे पहले कहा कि ऐसा करो, राइट टू प्रॉपर्टी को छोटा करो, इसे खत्म करने की कोशिश करो। तो आर्टिकल 31 खत्म कर दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी आपका अभी कोई राइट नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी 31 जो है आर्टिकल, ये आपका रिपील कर दिया गया है। रिपील माने डिलीट कर दिया गया है फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ ऐड भी हुआ है। तो ऐड क्या हुआ है ये आपको जानना है, ठीक है। रिपील कर दिया गया है, साथ में ऐड हुआ है आपका आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31V, और साथ में आपका शेड्यूल 9। ये 3 चीजें ऐड हुई थी, शेड्यूल 9। तो आपको याद ये रखना है कि ये तीनों चीजें किस चीज से ऐड की गई थी। यू हैव टू कीप इन माइंड कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये तीनों चीजें ऐड की गई हैं। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 1951। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ये क्या क्या चीजें जोड़ी गई कॉन्स्टिट्यूशन में? तो आर्टिकल नंबर 31A, आर्टिकल नंबर 31B, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा इसे सही कर देना है, आर्टिकल नंबर 31B, और शेड्यूल आपका कौन सा जोड़ा गया? तो शेड्यूल 9। ये 3 चीजें आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के थ्रू जोड़ी गई। और इसमें रखा क्या गया ये देख लेते हैं जरा, समझ लेना आप इसे। तो इसमें रखे गए लैंड रिफॉर्म्स, जो शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 9 है, शेड्यूल 9, क्योंकि हमने आपको बताया था जब हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे बस। तो शेड्यूल 9 में हमने क्या रख दिए? लैंड रिफॉर्म्स। और लैंड रिफॉर्म्स में क्या रख दिए? तो लैंड रिफॉर्म्स के बहुत सारे एक्ट्स रख दिए। तो हमने अभी आपको जो पीछे बताया था कि जो प्रोविजंस और लॉस चाहिए थे प्रॉपर्टी को बांटने के लिए जिन लोगों के पास नहीं है, उसी ही बोला गया क्या? लैंड रिफॉर्म्स। और वो लैंड रिफॉर्म्स आपको कहां मिलते हैं? शेड्यूल 9 में देखने को मिलते हैं। तो लैंड रिफॉर्म तो हमने रख दिए। अब हमने बोला आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B में भी कुछ बोला। क्या बोला? आर्टिकल 31A में हमने क्या बोला ये पहले देख लेते हैं, फिर
31B की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आर्टिकल 31A। तो आर्टिकल 31A बोलता है सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ saving of certain laws providing for saving of certain laws providing for acquisition of प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी किसी की अगर प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी ली जाती है, एक्विजिशन की जाती है, तो जो लॉज एक्विजिशन कर रहे हैं, यानी वो जो लॉज बने हैं जो प्रॉपर्टी को उससे छीन रहे हैं, वो लॉ खत्म नहीं होंगे, ये 31 ने बोला। यानी कहने का मतलब ये है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, कि जो शेड्यूल 9 है उसमें दिए गए लैंड रिफॉर्म्स लॉज, मैं एक वर्ड और लिख देता हूं लॉज, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। लैंड रिफॉर्म लॉज जो हैं, जो शेड्यूल 9 में दिए गए हैं, अगर उससे किसी भी फंडामेंटल राइट का आपका वायलेशन होता है, तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने दो, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट का क्या होगा, रिफॉर्म्स का, लॉज का क्या होगा, सेविंग होगी, वो चलेंगे। मतलब 31A ये कह रहा है कि अगर कहीं भी राइट टू प्रॉपर्टी दिया है तो वो आपका प्रिवेल नहीं करेगा, वो छोटा हो जाएगा, राइट टू प्रॉपर्टी उस समय के लिए आपका खत्म कर दिया जाएगा जब लैंड रिफॉर्म्स लॉज कहीं पे लागू कर रहे हैं, लैंड रिफॉर्म्स जब हम कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें बोला गया है जो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसमें बोला गया आर्टिकल 31A में कि अगर शेड्यूल 9 के लैंड रिफॉर्म्स लॉज को यूज करते हुए अगर आर्टिकल 14 और 19 वायलेट होता है तो होने दो। ठीक है, पहले हमने बताया था फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो सकता, हमने, क्योंकि आर्टिकल नंबर 14 और 19 वायलेट होगा, क्योंकि 19 और 14 में दोनों में क्या थे आपके, तो 14 में है आपका इक्वलिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सभी के लिए इक्वल लॉज हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो जमींदार हैं उनके इक्वल लॉज नहीं दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे 14 और 19 का अगर वायलेशन होता है तो होने दो। वायलेशन कैन बी डन फॉर violation can be done for implementing land reforms, implementing land reforms, लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पे आपके 14 और 19 को अगर वायलेट किया जा रहा है तो किया जा सकता है, यही 31A बोल रहा है। समझ रहे हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं आना चाहिए। वैसे तो 31A काफी बड़ा है, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है 31A क्या बोल रहा है, कि वो लॉस को यहाँ पे क्या किया गया है, सेव किया गया है, जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए आए हैं, लेकिन वो किसी की प्रॉपर्टी को जो है क्या कर रहे हैं, एक्विजिशन कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, और साथ में अगर कोई भी लॉज जो लैंड रिफॉर्म के लिए यूज हो रहा है, जो आपका शेड्यूल 9 में है, अगर वो किसी भी तरह के आर्टिकल नंबर 49 के प्रोविजन या 19 के प्रोविजन को वायलेट करता है तो करने दो, कोई इशू नहीं है, यानी वायलेशन यहाँ पे किया जा सकता है, यह आर्टिकल नंबर 31A बोल रहा है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। 31B की बात कर लेते हैं। जो आपका आर्टिकल नंबर 31B है, आर्टिकल 31B ये बोल रहा है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, validation of certain acts and regulations
validation of certain acts and regulations तो इसमें क्या किया गया है इसमें भी देख लेते हैं, इतना ही लिखा है इसमें, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या किया गया है सुनना जरा, आर्टिकल नंबर 31B में बोला गया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ 9th शेड्यूल, फॉर समझना इसे जरा, फॉर इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस rules and regulations of 9th schedule it can be done in violation of any fundamental right, यानी किसी भी फंडामेंटल राइट का क्या किया जा सकता है, वायलेशन किया जा सकता है 9th शेड्यूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को अप्लाई करने के लिए। यानी 31B ज्यादा आपका बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू 31A। 31A बोल रहा है कि 14 और 19 का वायलेशन किया जा सकता है। यानी एक तरह से ऐसे भी सोच सकते हो कि 31A जो है छोटा हो गया है और 31B बड़ा हो गया है, और 31B ने 31A को खत्म भी कर दिया है, ये भी बोल सकते हो। लेकिन ये दोनों आर्टिकल आपके अवेलेबल हैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना है। बाकी यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 31A बोल रहा है 14 और 19 का अगर वायलेशन होता है तब भी लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, और 31B बोल रहा है कि कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया जा सकता है टू इंप्लीमेंट लैंड रिफॉर्म्स गिवन इन शेड्यूल 9। आई थिंक 31A, B और शेड्यूल 9 समझ में आ गया होगा। शेड्यूल 9 में क्या दिया है, लैंड रिफॉर्म्स दिए हैं। ये तीनों के तीनों चीजें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 से ऐड हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई दिक्कत यहां तक, कोई इशू? फिर मैं 31C, एक आर्टिकल और है 31C, उसे कंप्लीट करने के बाद मैं बढ़ता हूं नए टॉपिक। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं? चलते तो अब बात करते हैं 31C की। आर्टिकल 31C, तो 31C बोल रहा है, 31A और B बोल रहा था फंडामेंटल राइट्स के बारे में, लेकिन 31C बोल रहा है सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन DPSP, यानी जो लॉज बने हैं वो सेव रहेंगे, सेविंग ऑफ लॉज टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, टू यहाँ पे सर्टेन लिखो क्योंकि कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए सारे, तो गिव इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। और सर्टेन कौन से है मैं बता दूंगा, सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी ये कह रहा है कि सेविंग ऑफ लॉज, कुछ लॉज को जो लैंड रिफॉर्म्स के लिए यूज हो रहे हैं उन लॉज का सेव होना जरूरी है या उनका बचे रहना जरूरी है। किसको इफेक्ट के लिए, किसको गिव इफेक्ट, यानी किसको इफेक्ट देने के लिए, डीपीएसपी को। यानी कुछ डीपीएसपी ऐसे हैं जो लैंड रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, तो उन डीपीएसपी के सपोर्ट के लिए लैंड रिफॉर्म्स का सपोर्ट जरूरी है, लैंड रिफॉर्म्स को खत्म नहीं किया जा सकता, ये बोल रहा है। 31C आपका डीपीएसपी से 9th शेड्यूल को रिलेट करता है, लेकिन 31A और 31B 9th शेड्यूल को आपके फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर से रिलेट करते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा मतलब ज्यादा डीप क्वेश्चन हो जाएगा अगर ऐसा पूछा जाता है, लेकिन जो ये है आपका ये जो है ये आपका 31A, B और C, ये थोड़ा सा अगर पूछा जाएगा तो थोड़ा सा डीप हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल है,
पूछा भी जा सकता है, ठीक है। चलो, तो अब देख लेते हैं कौन से डीपीएसपी आपके जो हैं ये इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। तो आपका आर्टिकल नंबर 39B और 39C दोनों रहेंगे, ठीक है। ये किसके लिए बना है? 31C, तो 39B और 39C के लिए ये बना है, ठीक है। इतनी बात आपको यहां पे याद रखनी है। आर्टिकल 39B और किसके लिए? आर्टिकल 39C के लिए जो है आपका ये बना हुआ है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 39B और C में क्या लिखा हुआ है। 39 की बात करेंगे तो 39 में एक पॉइंट दिया हुआ है आपका कि जो प्रॉपर्टी है या ऑनरशिप है प्रॉपर्टी की, वो एक ही व्यक्ति में जो है निहित नहीं हो सकती, यानी एक ही व्यक्ति सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपने पास नहीं रख सकता, ठीक है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी होगा। क्या होगा? एक सेकेंड, जरा ये प्रॉब्लम कर रहा है, एक सेकेंड में अभी देख रहा हूं इसे। चलो, हाँ अब आ गया होगा। किसी को यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है? 39B और C में फिर से बता रहा हूँ, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। थोड़ा सा रहता है वो कभी कभी, ठीक है। चलो देखो, तो 39V की बात कर लेते हैं पहले। 39V में लिखा गया है, 39B में आपका लिखा गया है द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज। जो ऑनरशिप है आपकी किसकी? मटेरियल रिसोर्सेज की। द ऑनरशिप, द ऑनरशिप, मैं इसे समझा भी दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। द ऑनरशिप एंड कंट्रोल, द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब है प्रॉपर्टी हो गई, मटेरियल रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज आपके हैं, नेचर के रिसोर्सेज जो दिए हुए हैं, उस पर किसी एक व्यक्ति का कंट्रोल और ऑनरशिप नहीं हो सकती। दैट इज लाइक यही कह रहा है आपका, ठीक है। कौन कह रहा है ये? तो आर्टिकल नंबर 39, द ऑनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल resources of the community are so distributed, of community are so distributed as best to subvert the common good, as best subverts the common good। थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं यहां पे कहूं आपसे कि जो है, तो ये बोलना है कि जो प्रॉपर्टी है या मटेरियल रिसोर्सेज आर नॉट बी कंसंट्रेटेड, दे शुड बी दे शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स। मैं वो यहां पे एक लाइन में उसे, मटेरियल रिसोर्सेज would be distributed distributed equally among citizens, among citizens। यानी सिटीजन्स में जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं, यानी जो, जैसे कि अभी मैं बात करूं कि आपके जो मुकेश अंबानी है, रतन टाटा हैं, टाटा जो आपकी फैमिली है, वो बहुत बड़े घर के लोग हैं। तो अगर वो चाहे तो किसी भी वो स्टेट को, पूरे स्टेट को खरीद लेंगे। क्या उनके पास पैसा तो है, इतना खरीद सकते हैं, लेकिन क्या रियल में खरीद सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कौन सा दिया हुआ है? आर्टिकल 39B दिया हुआ है, और वो बोलता है
जो मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए सिटीजन्स में। उसकी ओनरशिप और कंट्रोल किसी एक व्यक्ति के या आपकी किसी एक जो है फैमिली के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सभी के बराबर होनी चाहिए। तो जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो, आर्टिकल नंबर 30 में 39 में लिखा हुआ है। लेकिन इस 39 को इफेक्ट कौन करेगा, कौन अप्लाई इंप्लीमेंट कौन कराएगा? तो आर्टिकल नंबर 31C, क्योंकि वो बोल रहा है कि ऐसे सारे लॉज को सेव कर लिया जाए जो किससे इफेक्ट देते हैं, जो किससे लागू करते हैं, सर्टेन डीपीएसपी को। सर्टेन डीपीएसपी में कौन से दो डीपीएसपी हैं? तो 39V एंड 39C, बोथ डीपीएसपीज आर रिलेटेड टू दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब मैं आपको बता देता हूं 39C में क्या लिखा है, ये भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक system does not result in concentration of wealth and means of production यानी जो प्रोडक्ट चीजें हैं वो कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए, एक व्यक्ति की होनी चाहिए, यानी वेल्थ आपकी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। ये 39C कह रहा है, 39B कह रहा है तो मटेरियल रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। तो इन दोनों ही आर्टिकल को इफेक्ट देने के 31C बना हुआ है। वो बोल रहा है कि सर्टेन डीपीएसपी यानी 39B और 39 इफेक्ट देने के लिए वो लॉज हैं जो इनके सपोर्ट में बनाए जाएंगे, जैसे कि आपके लैंड रिफॉर्म्स गिवन इन आप किसमें दिए हुए हैं, गिवन इन आपकी शेड्यूल 9 में दिए हुए हैं। आई थिंक 31A, B, C शेड्यूल 9 समझ में आ गया होगा। कोई इशू है किसी को यहाँ तक तो पूछो जल्दी से, नहीं तो फिर ये हमारे यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है आपका। सर 39C और एक बार बता दीजिए। 39C फिर से मैं बता देता हूँ, कंप्लीट बता देता हूँ। 39C की बात कौन सा 39C? अच्छा ओके, 39C में बता देता हूँ। ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है इंडिया में, जो ऑपरेट किया जा रहा है, डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन। जिस तरह से हमारा जो इकोनॉमी चल रही है इंडिया की, कि इस तरह से रेगुलेट ना हो कि ये कुछ लोगों के हाथों में हो जाए, है ना। जैसे कि आप अगर कोई भी फैक्ट्री खोलना चाहो तो आप नहीं खोल सकते, ऐसा ना हो कभी भी। आपके पास भी फैक्ट्री खोलने के राइट्स रहें, यानी आपको भी अपनी इकोनॉमी में वर्क करने का राइट रहे। आपकी वर्क करने के राइट को यहाँ पे जो है छीना ना जा सके, वायलेट ना किया जा सके। यानी इकोनॉमी में जो इकोनॉमी चल रही है उसमें जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसमें ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के हाथ में सारी की सारी वेल्थ कंसंट्रेट हो जाए, सारी की सारी वेल्थ कुछ लोगों तक पहुंच जाए। हर किसी के पास कुछ ना कुछ वेल्थ हो। और मींस ऑफ प्रोडक्शन यानी जिससे कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो गई, वो क्या है? मींस ऑफ प्रोडक्शन का आपके पास एक जरिया ही तो है। जैसे कि कुछ हमारी जो है फार्म लैंड हो गए, जिसमें हम कोई भी आपकी फसल जो है क्रॉप कोई भी कर लेते हैं। तो ये मींस ऑफ प्रोडक्शन किसी कुछ व्यक्तियों के हाथ में ना हो। हमें इस तरह की इकोनॉमिक जो है सिस्टम हमें इस तरह का बनाना है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है और जो आपका वेल्थ है वो कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेटेड ना हो। सिंपल सी बात है, वेल्थ और मींस ऑफ प्रोडक्शन कुछ लोगों के हाथ में ना हो, सब लोगों के हाथ में रहने की कोशिश करेगी सरकार, ये करेगी गवर्नमेंट कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है और वेल्थ है वो सभी के पास बराबर बराबर लगभग रहे। बस इतना सा बोला है 39C में। बताओ भी कोई इशू है किसी को? बोलो। नहीं सर, ठीक है। किसी को कोई इशू आ रहा है अंकिता? बोलो। इफ यू नहीं हैव सर, अभी समझ में आया। हाँ, तो
39B ये कह रहा है कि जो आपकी मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। 39C ये कह रहा है कि जो वेल्थ है और आपका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कंसंट्रेशन नहीं होनी चाहिए उसकी किसी कुछ व्यक्तियों के हाथ में, और इन दोनों को इफेक्ट करने के लिए कोई भी लॉज बनता है तो 31C ये बोल रहा है कि वो लॉज जो है आपके क्या रहेंगे, वो लॉज आपके एप्लीकेबल रहेंगे, और वो किसी भी फंडामेंटल राइट का अगर आपका वायलेशन करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का इफेक्ट होना जरूरी है, उन दोनों का इफेक्ट होना होगा। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे सभी को समझ आ गई होगी, कोई इशू नहीं होगा। है किसी को, या फिर मैं आगे अगले चैप्टर पे पढ़ूं? बताओ भाई। कोई इशू किसी को? चलो, इमरजेंसी प्रोविजंस ये चैप्टर है हमारा, पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन सा पार्ट? नंबर 18। अगर बात करें इसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं तो 352 से आपके 360 तक आर्टिकल्स आते हैं। ठीक, तो समझते हैं पहले इमरजेंसी होती क्या है। तो ऐसी कोई भी परेशानी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिससे आपकी कंट्री जो है जूझ रही हो, जिससे आपकी कंट्री जो है लड़ रही हो, फाइट कर रही हो। जैसे कोविड एक आपकी इमरजेंसी सिचुएशन थी, लेकिन इतनी बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन नहीं थी कि हम वहां पे इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट कर देते, तो हमने इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट यहाँ पे नहीं। ठीक, लेकिन अगर बात करेंगे हम किसकी, अगर बात करेंगे हम किस, अगर बात करेंगे हम युद्ध की, यानी किसी अगर कंट्री से वॉर हो रही है तो क्या हमारा देश इमरजेंसी सिचुएशन आएगा? तो बिल्कुल सही बात है, जब हमारी किसी भी कंट्री से वॉर हो रही होगी तो हमारा जो कंट्री है वो इमरजेंसी, और उस समय जब तक वॉर चलेगा उस आपका क्या किया जाएगा, उस समय के लिए आपका सिटीजन्स का ख्याल सरकार नहीं रख, जो इमरजेंसी सिचुएशन है उससे पहले निपटेगी। कहने का मतलब है, अगर आज चाइना से वॉर हो जाती है या आप पाकिस्तान से वॉर हो जाती है तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले उस वॉर को कंप्लीट करेगी, उनसे लड़ेगी, उसके बाद सिटीजन्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें देखेगी। अगर इसे दूसरे टर्म्स में मैं कहूं तो कहने तो यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, क्या हैं आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तब तक के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आपके कभी भी आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या ये सस्पेंड किए जा सकते हैं? तो आंसर होगा बिल्कुल। और ये सस्पेंड कब किए जा सकते हैं अगर आपसे ये पूछा जाए तो आपका आंसर होगा जब हमारी कंट्री किसी भी प्रॉब्लम किससे जूझ रही हो, किसी भी इमरजेंसी से निपट रही हो, इमरजेंसी सिचुएशन हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी आ गई हो, तो हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर देगी, तो सस्पेंड कर देगी। बिल्कुल ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो इमरजेंसी सिचुएशंस में जो सिटीजन्स होते हैं उनकी सिटीजन्स की नीड्स को गवर्नमेंट नहीं देखती है उस टाइम, और सिटीजन की नीड के ऊपर प्रायोरिटी किसे देती है, तो इमरजेंसी सिचुएशन को उसके ऊपर प्रायोरिटी दी जाती है। और जब इस इमरजेंसी सिचुएशन से निकल जाती है कंट्री तो फिर से क्या करती है, फिर से सिटीजन्स की नीड को देखने लगती है कि हमारी इंडिया में सिटीजन्स की नीड क्या है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, आखिर वो जो सिटीजन्स होते हैं उनकी नीड को ही तो फुलफिल करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट fulfills the need of citizens, the need of citizens, यानी सिटीजन्स की नीड को ही गवर्नमेंट क्या करती है, फुलफिल करती है। तो कब ये नीड को फुलफिल नहीं करेगी, यानी सिटीजन्स की तरफ न देखकर वो उस सिचुएशन से निपटेगी, तो इमरजेंसी के टाइम में। अब इमरजेंसी के टाइम में अगर कोई भी आप फंडामेंटल मांगने जाओगे गवर्नमेंट से, हो सकता है वो फंडामेंटल राइट इमरजेंसी की सिचुएशन में आपको ना मिल रहा हो, तो क्या गवर्नमेंट आपको फंडामेंटल राइट देगी उस इमरजेंसी की सिचुएशन में? तो आंसर होगा नहीं देगी। ठीक है,
तो कौन कौन सी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वो देखेंगे, और इससे पहले हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा इमरजेंसी सिचुएशन में। तो शायद हम लोगों ने आई थिंक प्रियम्बल पढ़ रखा है, प्रियम्बल आप लोगों ने पढ़ रखा है शायद, ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है प्रियम्बल आपको। तो प्रियम्बल में लिखा है कि आपकी नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, नेशंस सिक्योरिटी, नेशंस सिक्योरिटी, अगर नेशन पे कोई थ्रेट आता है, इंडिया पे कोई थ्रेट आता है, तो वो नेशन सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। और नेशनल इंटीग्रिटी यानी अगर इंडिया टूटने की स्थिति में है, तो यानी कुछ भी डिसइंटीग्रेट होने की कंडीशन में है, तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर क्या करेगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस करेगी और इमरजेंसी वहां पे इम्पोज कर देगी। तो नेशनल इंटीग्रिटी या नेशन सिक्योरिटी पे अगर कोई इशू आता है तो इमरजेंसी वहां पे प्रोक्लेम कर दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? इमरजेंसी। यानी हमें नेशनल इंटीग्रिटी और नेशन सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखना है, और अगर इस पे कभी भी दिक्कत आती है तो इमरजेंसी यूज करके फिर से वहां की नेशनल इंटीग्रिटी और नेशन सिक्योरिटी को हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे, और उससे दोबारा से वहां पे मतलब दोबारा से वहां पे जो है हम लोग उसे दोबारा से वहां पे इम्पोज करेंगे, और इस तरह से हम अपनी नेशनल इंटीग्रिटी और नेशंस की सिक्योरिटी को हमेशा प्रोटेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और है, जब इमरजेंसी कहीं पे प्रोक्लेम हो जाती है, क्या हो जाता है, इमरजेंसी लगा दी जाती है। तो जब इमरजेंसी लगा दी जाती है, जब इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम हो जाती है, तो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है आपका, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, जो आपका क्या होता है, इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, ये फेडरलिज्म से चेंज हो जाता है। फेडरल स्ट्रक्चर से क्या बन जाता है, यूनिटरी। फेडरल स्ट्रक्चर से, फेडरल स्ट्रक्चर से किस में चेंज हो जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में। यानी हमारी गवर्नमेंट जो फेडरल नेचर की है वो कैसी हो जाती है, यूनिटरी फॉर्म, यूनिटरी स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक। अभी यूनिटरी और फेडरल क्या होता है समझना है यहाँ पे जरा, यहाँ लिख देता हूं मैं चेंजेस टू, ठीक है। तो देखना जरा आप यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी। तो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात, फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है हमेशा कि जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर होता है, इसमें गवर्नमेंट forms at different level, forms at different, government forms at different level। डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो क्या इंडिया में डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है? तो बिल्कुल होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक आपकी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो भारत का जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरल है, ठीक। अगर यहीं पे आगे मैं बात करूंगा आपसे कि यूनिटरी क्या होती है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है गवर्नमेंट का, यूनिटरी स्ट्रक्चर क्या होता है, तो यूनिटरी स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट फॉर्म्स एट गवर्नमेंट फॉर्म्स एट वन लेवल दैट इज सेंटर। सेंटर पे ही जहां गवर्नमेंट बनती है उसे यूनिटरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और फेडरल स्ट्रक्चर उसे कहते हैं जिसमें आपकी डिफरेंट लेवल्स पे गवर्नमेंट फॉर्म होती है। तो इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको क्या लिखाया
कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है वो किस में चेंज हो जाता है, यूनिटरी स्ट्रक्चर में। यानी जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स हैं या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं वो कौन ले लेता है, तो मैं कौन ले लेता है पावर्स को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारी की सारी पावर्स हो जाती हैं और स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में यहाँ पे पावर्स नहीं रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सारी की सारी क्या ले लेता है, पावर्स ले लेता है। किससे लेता है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और साथ में प्लस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या ले लेता है, तो पावर्स ले लेता है। टोटल पावर्स का ट्रांसफर किसके पास हो जाता है, गवर्नमेंट के पास टोटल पावर्स का ट्रांसफर आपका हो जाता है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। तो हमें यहाँ पे दो बातें याद रखनी है। क्या क्या बातें याद रखनी है, तो पहली बात है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी रहता है। क्या जरूरी रहता है, सॉरी चलो बिल्कुल। तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए आपका क्या जरूरी रहता है, तो आपका जरूरी रहता है क्या, नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए इमरजेंसी प्रोक्लेम करना जरूरी रहता है। तो गवर्नमेंट जो है वो इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फेडरल स्ट्रक्चर से किस में चेंज कर देती है, तो यूनिट कर देती है। इतनी भी बातें यहाँ पे आपको याद रखनी चाहिए। ये इमरजेंसी लगाने में ये आपके इफेक्ट आ जाते हैं और इसलिए लगाई भी जाती है, ऐसे मान सकते हैं हम। लगाई क्यों जाती है, क्योंकि हमारी कंट्री पे कोई ना कोई जो है आपका क्या आ गया होगा, कोई ना कोई आपका इमरजेंसी सिचुएशन या कोई ना कोई परेशानी आ गई होगी। अब जो इमरजेंसी होती है वो तीन तरह की होती है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी लाई है या हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी रखी है, तो हमने किस देश किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़े थे, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने रीड किए थे इमरजेंसी प्रोविजन, जिससे हम इंस्पायर हुए कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी भाई क्या रखने हैं, हमें इमरजेंसी प्रोविजन रखने हैं। तो आपको पॉइंट याद रखना है, इमरजेंसी हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन, टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। यानी जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इनको पढ़ा था और फिर हमने जो है इम्प्लीमेंट किया अपने भी कॉन्स्टिट्यूशन में। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन पहले वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता था, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीमर रिपब्लिक। अब उसका नाम जर्मनी है। तो आपसे अगर पूछा जाए वीमर रिपब्लिक, तो हाँ उसका आंसर वीमर रिपब्लिक भी हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वीमर रिपब्लिक, वीमर रिपब्लिक। तो वीमर रिपब्लिक के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने जो है ये आपके प्रोविजंस यहाँ पे लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे कि जो है हमारे जो इमरजेंसीज हैं वो कितनी तरह की हैं और क्या क्या हैं और किस जो है बेसिस पे लगाई जाती है। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। तो अगर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करेंगे तो हमारी कितनी तरह की इमरजेंसी हो जाती है, तो काइंड्स ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, तीन तरह की इमरजेंसी हो जाती है। एक बार मैं लिख देता हूं सबको, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आप डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो पहली इमरजेंसी दैट इज कॉल्ड एज नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, जो कि आपकी आर्टिकल नंबर 352 में गिवन है बेसिस क्या होता है। दूसरी आपकी इमरजेंसी होती है, बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि स्टेट में लगाई जाती है किसी भी, प्रेसिडेंट्स रूल, प्रेसिडेंट्स रूल, जो कि आर्टिकल नंबर किससे 356 के थ्रू आपकी इम्पोज की जाती है। साथ में आपको याद रखना है थर्ड काइंड ऑफ इमरजेंसी इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपके आर्टिकल नंबर 360
में गिवन। ठीक है, 3 तरह की इमरजेंसी है, इन तीनों तरह की इमरजेंसी को हम लोग एक एक इमरजेंसी करके पढ़ेंगे। अब यहाँ किसी को कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो वो पूछ सकता है कुछ भी। ठीक है, कोई किसी को कुछ पूछना है? नो सर, ओके, सॉरी क्या हुआ? अच्छा चलो, किसी को कोई इशू है, कुछ पूछना है यहाँ तक इमरजेंसी के? अच्छा, आपको एक नो इशू सर, ओके, एक बात और याद रखनी है, अगर ये ऑप्शन में नहीं गिवन है, क्या ऑप्शन में नहीं गिवन है? अगर ये ऑप्शन में गिवन नहीं है आपका कि इमरजेंसी कहां से ली गई है, जर्मनी और वीमर रिपब्लिक का कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके बाद आपका आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 is also one of the answer of that question from where we have taken emergency provisions। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑप्शन में जर्मनी ना हो तब, या वीमर रिपब्लिक ना हो तब। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी इमरजेंसी इंस्पायर्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी वहां से भी हमने कुछ लिया हुआ है। ठीक है, चलें आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, एक एक चीज को अच्छे से देखते हैं, एक एक उसको देखते हैं। आपका पहला होता है हमारा नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352। अब देखना, एक एक पॉइंट करके यहाँ पे समझना है आपको। तो देखो, किस वेस क्या होगा, बेसिस क्या होगा, कैसे नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, तो इसका बेसिस होगा, 3 बेसिस होंगे। एक आपका बेसिस होगा वॉर, मैं पूरा लिख देता हूं, इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, याद रखनी है बेसिस, एक्सटर्नल एग्रेशन, या इससे इंटरनल डिस्टरबेंस लिख देते हैं, इंटरनल डिस्टरबेंस रहेगा। ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस, वॉर, इंटरनल डिस्टरबेंस, सॉरी एक्सटर्नल एग्रेशन ही, हाँ इंटरनल डिस्टरबेंस नहीं, एक्सटर्नल एग्रेशन, बिल्कुल बिल्कुल, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, एग्रेशन, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टरबेंस, तीसरा होगा इंटरनल डिस्टरबेंस। तो इनका सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कभी, इसलिए मैंने चेंज किया था, इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, 3। वैसे तो ये इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं बनेगा, सीक्वेंस पूछे, वॉर पहले दिया, एक्सटर्नल एग्रेशन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे इंटरनल डिस्टरबेंस। ठीक है, तो इन 3, जब हमारा किसी भी कंट्री से क्या हो रहा होगा, वॉर हो रहा होगा, या कोई भी कंट्री हम पे जो है क्या कर देगी, जो है वॉर कर देगी, या हम पे जो है अटैक कर देगी, एक्शन, या हमारा इंटरनल कोई भी डिस्टरबेंस हो गया होगा, बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे आर्म्ड जो है आर्म्स लेके, यानी बंदूकें लेके और गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हों, या किसी भी इन व्यक्तियों को मार रहे हों, और वो बहुत ज्यादा बड़े उसमें हो चुके हों, मतलब कि बहुत बड़े से ग्रुप में हो चुके हों, उन्हें जो है कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो, तो इस कंडीशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, जो है उस एरिया में या पूरे कंट्री में क्या कर देगी, आपका
जो है इमरजेंसी प्रोक्लेम कर देगी। इमरजेंसी प्रोक्लेम, नेशनल इमरजेंसी लगाने के जो आपके बेसिस हो सकते हैं वो आपके कौन कौन से हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस। ध्यान रखना है, जो इंटरनल डिस्टरबेंस बेसिस है ये पहले नहीं हुआ करता था, पहले इसकी जगह आर्म्ड वर्ड यूज हुआ करता था। आर्म्ड रिवेलियन वर्ड था इसके लिए पहले, रिवेलियन, ये आपसे पूछा जाता है। आर्म्ड रिवेलियन वर्ड यूज होता था। आज इस आर्म्ड रिवेलियन वर्ड की जगह क्या यूज होता है? तो इंटरनल डिस्टरबेंस। क्या यूज होता है? इंटरनल डिस्टरबेंस, ठीक है, इंटरनल डिस्टरबेंस यूज होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्ड चेंज कब किया गया, ये वर्ड आपका आर्म्ड रिवेलियन की जगह क्या लिख दिया गया है? इंटरनल डिस्टरबेंस लिख दिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्ड जो आर्म्ड रिवेलियन था ये इंटरनल डिस्टरबेंस में कब चेंज किया गया, या कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आपका ये वर्ड जो है क्या किया गया? चेंज किया गया, तो आपको याद रखना है दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दैट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहां पे मैं लिख भी देता हूं चेंजेस टू, दैट इज थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। और कब किया गया? तो 1978, ठीक है, 1978। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। तो 3 बेसिस पे हम नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं, और एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये जो आर्म्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है इसके लिए पहले आर्म्ड रिवेलियन यूज होता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसे इंटरनल डिस्टर्बेंस लिख दिया गया। किसमें? आर्म्ड रिवेलियन में। ये बात लिखी कहाँ पे है बेसिस? तो आर्टिकल नंबर 32 ही हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, और 32 आपका बड़ा आर्टिकल है, तो एक एक चीज यहाँ पे देखते चले जाएंगे। अब ये तो बेसिस हो गया। अब प्रोक्लेमेशन कौन करेगा, डिक्लेयर कौन करेगा इमरजेंसी? ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, यानी नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करेगा? प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो देखना एक एक पॉइंट इसमें भी डिस्कस करते हैं हम लोग। तो प्रेसिडेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर लेंगे प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी। President can proclaim national emergency if he finds, if he or she finds, if he or she finds the situation या condition, word use कर लेते, condition of emergency on the basis of war, external aggression and इंटरनल डिस्टरबेंस। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसी जो है सिचुएशन आ चुकी है जिसमें वॉर हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या इंटरनल डिस्टरबेंस हो चुका है, तो वो नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम कर देता है। डिस्टरबेंस, ठीक है,
कर देता है। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल इमरजेंसी किसकी जो है रिटन रिक्वेस्ट पे ही कर सकता है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम, प्रेसिडेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्रेसिडेंट कैन ओनली डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी, डिक्लेयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल इमरजेंसी, इमरजेंसी ऑन written request of काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकता ये, वो उसे पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेगा प्रेसिडेंट से कि नेशनल इमरजेंसी लगाने का टाइम आ चुका है, किसी भी जो भी बेसिस हो उस बेसिस पे तो प्रेसिडेंट कर सकता है। प्रेसिडेंट अपने मन से ये काम नहीं कर सकता। पहले क्या हुआ करता था कि प्रेसिडेंट ओरल जो है रिक्वेस्ट ले लिया करता था, जो है ओरली पूछ लिया करता था, लेकिन रिटन रिक्वेस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि रिटन रिक्वेस्ट चाहिए पूरे के पूरे सीओ की, तो रिटन रिक्वेस्ट किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऑब्लिगेशन किया गया है, तो यू हैव टू कीप इन माइंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1978 से ये प्रेसिडेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन कर दिया कि आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन रिक्वेस्ट से ही क्या कर सकते हैं, से ही आप नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, वरना आप नहीं कर सकते। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या कभी नेशनल इमरजेंसी, आपको आंसर होगा डेफिनेटली लगी है। ठीक है, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम हो चुकी है। तो मैं लिख देता हूं वो 3 बार कब कब नेशनल इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम हुई है, यहां तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अभी हम ये भी देखेंगे कि ये जो प्रोक्लेमेशन है कब तक चलती है, कैसे क्या होता है, बहुत सारा इसमें चीजें हैं। प्रोक्लेमेशन देख लेते हैं पहले, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टिल नाउ। तो टिल नाउ कब तक नेशनल इमरजेंसी, अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है। ठीक है, तो पहली बार नेशनल इमरजेंसी आपकी प्रोक्लेम की गई थी तो 1962 में, याद रखेंगे डेट अगर रख पाएंगे, वैसे 1962 आपको ईयर तो याद रखनी ही है। और 26 1962 को नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, किसके आधार पे, तो एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ चाइना, चाइना से हमारा वॉर हुआ था, या हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन, उसने हम पे अटैक किया हुआ था। ठीक है, तो हमने तब नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, और ये इमरजेंसी कब तक चली थी, तो ये इमरजेंसी आपकी ही 10 जनवरी 1968 तक। अब आप कहेंगे सर 1968 तक क्यों चली, क्यों नेशनल इमरजेंसी जो है इम्प्लीमेंट रही, क्योंकि क्या 1962 में चाइना ने हम पे वॉर किया था, फिर पाकिस्तान ने ये समझा कि हम लोग जो है चाइना के वॉर से जो है कमजोर हो चुके हैं, हम लोग अब नहीं लड़ पाएंगे, तो 1965 में फिर पाकिस्तान ने भी हम पे वॉर कर दिया था। ठीक है, तो वो पाकिस्तान के वॉर में भी 1965 में यूज होती रही, फिर बाद में ये 10 जनवरी 1968 को जो है हटा दी गई। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कौन सा, 1971 का जो आपका वो था 3 दिसंबर 1971। 1971 में किससे हम हुआ था, वॉर विद पाकिस्तान, वॉर विद पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, उसमें नेशनल इमरजेंसी जो है आपकी इम्पोज की गई। तो 3 दिसंबर 1971 में 1971 में ये चालू हुई थी, और ये आपकी खत्म होती है 26 जून
जून 1975, सॉरी 1970, हाँ 1975, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और इमरजेंसी यहीं पे लगी थी बीच में ही, तो मैं तीसरी वो अलग नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ, लेकिन मैं समझा दूंगा क्या था कहानी। थर्ड इमरजेंसी अगर हम बात करेंगे तो वो आपकी 25 जून 1975 को लगाई गई, नहीं इससे थोड़ा सा पहले हमारी नेशनल इमरजेंसी जो ये क्या उस ग्राउंड पे लगाई गई थी, मैं एक बार इसकी डेट क्लियर करूंगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ, मैं कल इसकी डेट क्लियर करके बताता हूँ आपको कि जो नेशनल इमरजेंसी थर्ड काइंड की लगाई गई थी ये किस ग्राउंड पे लगाई गई थी, ये मैं बता देता हूँ। इसकी डेट मुझे क्लियर नहीं है, ग्राउंड देख लो जरा, मैं कल जरूर बताऊंगा इसे। ग्राउंड की बात करेंगे तो ये किस ग्राउंड पे लगाई गई थी, तो ये आपकी आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे लगाई गई थी। रिवेलियन जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने ये इमरजेंसी को यूज किया था, तो ये इमरजेंसी आपसे बहुत बार 25 जून 1975। 25 जून, हाँ हाँ 25 जून को लगाई गई थी, नहीं 25 जून को लगाई गई थी, हाँ बिल्कुल 25 जून को लगाई गई थी ना, 25 जून को, सही में जा रहा था आई थिंक, है ना, 25 जून को ही लगाई गई थी 1975 को, ठीक है ठीक है। 25 जून 1975 को आपकी इम्प्लीमेंट की गई थी ये इमरजेंसी आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे, और ये जो आर्म्ड रिवेलियन के बेसिस पे जो आपकी लगाई गई थी वो इंदिरा गांधी जी हमारी जो है यहाँ पे आपकी प्राइम मिनिस्टर थी, पीएम थी, और यहाँ पे जो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तो इस समय आपका वो कौन था, राष्ट्रपति कौन था, तो फखरुद्दीन अली अहमद आपके राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद, अली अहमद साहब आपके जो है राष्ट्रपति थे। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी फखरुद्दीन अली अहमद जो है आपका फ्रेश होने गए थे, तो फ्रेश होते ही होते उन्होंने क्या, इंदिरा गांधी जी ने साइन करा लिए थे फखरुद्दीन अली अहमद से, आपके प्रेसिडेंट से, कि भाई इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दो, क्योंकि प्रोक्लेम तो वही करता है, सिग्नेचर तो वही करेगा, तभी इमरजेंसी लगेगी। तो कहने का मतलब ये है कि खाली इंदिरा गांधी ने ही जाके साइन करा लिए थे 1975 में 25 जून को जब लगाई गई थी फखरुद्दीन अली अहमद से, ठीक है। तो उसके बाद 1978 में, जैसे कि हमने आपको बताया, क्या बताया हमने 1978 में क्या किया गया कि यहाँ पे रिटन रिक्वेस्ट पूरे के पूरे COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चाहिए होती है, तभी नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है, वरना नहीं की जा सकती है, ठीक है। इसके बाद क्योंकि 1978 बाद में आया है, 1975 में पहले लग चुकी है, और इस आर्म्ड रिवेलियन को भी चेंज कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस में 1978 में ही। तो जो आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी थी आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे लगी थी, अब इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे लग सकती है, लेकिन अभी तक इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पे लगी नहीं है, आर्म्ड रिवेलियन के ग्राउंड पे ही लगी है। तो अभी तक 3 इमरजेंसी आपकी लगाई जा चुकी हैं पूरे के पूरे इंडिया में, ठीक है। इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए। कौन लगाता है, प्रेसिडेंट लगाता है, किसकी रिटर्न रिक्वेस्ट पे लगाता है, तो COM काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेसिस क्या होते हैं, तो 3 बेसिस आर देयर, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कितने दिन के लिए नेशनल इम्प्लीमेंट कर सकता है, प्रोक्लेमेशन कितने दिन तक चलाई जा सकती है, ये देखते हैं। तो जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ्स के लिए प्रोक्लेम कर सकता है, कितने महीने के लिए, प्रेसिडेंट कैन ओनली प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, प्रेसिडेंट, पहले ये 2 मंथ था, अब 1 मंथ हो गया है, हाँ बिल्कुल इसमें चेंज कर दूंगा मैं थोड़ा, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 मंथ, 1 मंथ टू continue it parliament have to
have to pass the resolution within 1 month to take forward for 6 months। कहने का इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट आपका कितने दिन तक नेशनल इमरजेंसी को लगा सकता है, तो 1 मंथ तक, 1 मंथ तक नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट को लोकसभा एंड राज्यसभा वोट को उस रेजोल्यूशन को पास करना होगा 1 मंथ के अंदर। और जब रेजोल्यूशन पास कर देगी पार्लियामेंट तो कितने दिनों तक और चल सकती है? 6 मंथ तक। अगर आगे भी 6 मंथ्स बढ़ाना है तो फिर से पार्लियामेंट को 6 मंथ्स के अंदर ही फिर से रिजोल्यूशन को क्या करना होगा? पास करना होगा। ऐसे कर करके कितने टाइम तक चलाई जा सकती है? फॉर इनडेफिनिट पीरियड। यहां पे दूसरा पॉइंट लिख देता हूं, resolution should be passed through special majority। resolution should be passed through special majority प्रेजेंट एंड वोटिंग का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, तो अभी खाली स्पेशल मेजोरिटी दिमाग में रखनी है आपको। रेजोल्यूशन शुड बी पास थ्रू स्पेशल मेजोरिटी एंड कैन बी कंटिन्यूड टू इंडेफिनिट पीरियड फॉर indefinite period and can be continued for indefinite period after passing it in 6 months interval। 6 months interval, ठीक है, 6 months इंटरवल, यानी 6 मंथ्स के इंटरवल पे अगर लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों स्पेशल मेजोरिटी से पास करते चले जाते हैं रेजोल्यूशन को, तो वो इंडेफिनिट पीरियड तक आपकी इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। आई थिंक इतनी बात यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ इमरजेंसी का पूरा, देखिएगा। जब देखना जरा आपको, इमरजेंसी प्रोविजंस जो है हमारे पार्ट 18 में आते हैं, 352 से 360 में। कल भी इमरजेंसी प्रोविजंस का ही आपका क्लास होगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं। कल ट्राई हार्ड करूंगा कि इमरजेंसी प्रोविजंस आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस पार्ट 18 है, 352 से 360 आर्टिकल तक। तो गवर्नमेंट जब किसी प्रॉब्लम में होती इमरजेंसी लगा देती है, और उस समय आपके जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन के, वो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट जो है उस सिचुएशन से जो है उस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए अपनी सारी की सारी वो जो है वहां पे पोटेंशियल लगा देती है, यूज करती है। प्रीएम्बल में लिखा गया है नेशनल इंटीग्रिटी और नेशंस की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अगर जरूरत पड़े तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकती है। इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो इंडिया का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, वो आपका यूनिटरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। यानी सारी की सारी पावर्स आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, उसके पास पावर नहीं रहती है। दूसरा पॉइंट, फेडरल स्ट्रक्चर में डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म होती हैं। वो फेडरल स्ट्रक्चर होगा, यूनिटरी स्ट्रक्चर पे एक लेवल पे गवर्नमेंट आपकी फॉर्म होती है। नेक्स्ट हमने आपको बताया इमरजेंसी जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से ली गई है, जिसे वीमर रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर ऑफ इट, ठीक है। 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी इसका आंसर होगा। टाइप्स ऑफ इमरजेंसी 3 है, एक नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, एक आपकी प्रेसिडेंट्स रूल है आर्टिकल 356 में, एक आपका 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो 3 बेसिस पे ही प्रोक्लेम की जा सकती है: वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस।
जो आपका इंटरनल डिस्टरबेंस वर्ड था, ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से आर्म्ड रिवेलियन वर्ड की जगह जो है डाला गया है, आर्म्ड रिवेलियन वर्ड हटाया गया है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन, डिक्लेयर कौन कर सकता है, तो प्रेसिडेंट कर सकता है, अगर वो ये कंडीशन ये समझ में आ जाए उसे कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन या इंटरनल डिस्टरबेंस की कंडीशन आ चुकी है। लेकिन प्रेसिडेंट खुद ये प्रोक्लेमेशन यानी डिक्लेरेशन नहीं कर सकता, उसे रिटन रिक्वेस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की चाहिए होगी। और रिटन रिक्वेस्ट हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डाली है कि प्रेसिडेंट जो है अब रिटन रिक्वेस्ट से ही प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कर सकता है। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के 78 के थ्रू जो है यहाँ पे हमने जो है आपकी ऑब्लिगेशन बना दी है। अभी तक कितनी बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा चुकी है, तो 3 बार नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा चुकी है। चाइना से वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब चाइना के वॉर के साथ, जब चाइना का वॉर हुआ था उस पॉइंट पे, और वो वॉर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान से वॉर हुआ था, और एक बार आर्म्ड रिविलियन के ग्राउंड पे इंदिरा गांधी जी ने फखरुद्दीन अली अहमद जो आपके राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, उनसे साइन करा के जो है नेशनल इमरजेंसी 25 जून 1975 को जो है आपकी लगाई थी, डिक्लेयर की थी, कराई थी। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी, 1 महीने के लिए प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी को लगा सकता है टू कंटिन्यू इट। अगर इसे आगे कंटिन्यू करना है तो पार्लियामेंट को उस रेजोल्यूशन को, नेशनल इमरजेंसी को पास करना होगा उस 1 मंथ के अंदर। और अगर इसे आगे ले जाना है तो कितने महीने के लिए जा सकती है, तो 6 मंथ के लिए जा सकती है। शुड बी पास थ्रू स्पेशल मेजोरिटी। जो रेजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास होगा एंड कैन बी कंटिन्यू फॉर इंडेफिनिट पीरियड, और इंडेफिनिट पीरियड तक ये रेजोल्यूशन चलाया जा सकता है अगर 6 महीने के बाद लोकसभा एंड राज्यसभा यानी पार्लियामेंट इसे स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू पास करती रहेगी और आगे बढ़ाती रहेगी। तो इतना यहाँ पे क्लियर होता है। कल हम बताएंगे आपको कि कैसे नेशनल इमरजेंसी को वापस लिया जाता है, और भी नेशनल इमरजेंसी रिलेटेड 2-3 पॉइंट और बताएंगे। इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर नेशनल इमरजेंसी जो है लगा दी जाती है, तो उसके इंडिया पे इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, इंडियन पॉलिटी पे क्या क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, बताइए। कोई तक आप पूछ सकते। आपकी आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे और कल हम लोग नेशनल इमरजेंसी की तरफ फिर से चलेंगे, ठीक है? कोई इशू है यहाँ तक? सर हाँ बोलो। सर वो आर्म रेबिलियन इंटरनल डिस्टरबेंस तक कन्वर्ट किया था सर, वो 44 अमेंडमेंट एक्ट से 1978। हाँ सर, आपने 6 लिखा था सर वो अभी। 6 लिखा है मैंने क्या? हाँ सर, नहीं 70, अच्छा उससे पहले सर, और एक पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो, किसी और को कोई इशू है? एंड कर दूं मैं क्लास हम लोग? सर थर्ड नेशनल इमरजेंसी 77 में खत्म हुआ सर। हाँ 77 में खत्म हुआ, बिल्कुल डेफिनेटली। 21 मार्च। हाँ 21 मार्च को, एक बार देख लेना उसकी डेट, मुझे 21 मार्च कंफर्म नहीं है, लेकिन 1977 में आपका खत्म हुआ था। इंदिरा गांधी ने ये इमरजेंसी लगा दी थी आपने क्योंकि उनका जो अभी लिखा नहीं, इसीलिए पूछा। हाँ हाँ, वो मुझे 21 मार्च उसका कंफर्म नहीं है ना, इसलिए मैंने वहां पे मेंशन नहीं किया है। कल मैं मेंशन कर दूंगा, हाँ, ठीक है? बाकी आप देख 21 लेंगे मार्च। अगर तो। हाँ सर, हाँ ओके ओके। थैंक यू सर। तो एक्चुअली मैं, सर हाँ चलो ठीक है, कल हम लोग, हाँ बोलो बोलो। सर आपने बोला कि प्रियम्बल पढ़ाया है, लेकिन वो तो नहीं पढ़ाया। प्रियम्बल मैंने नहीं मतलब पढ़ाया है आपको? ऐसा बोला था, मतलब वो क्या बड़ा टॉपिक नहीं है क्या? एक पेज का है वो नहीं नहीं, बोला वो था। बड़ा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। मतलब एक पूरा 2 लेक्चर लगेंगे हम लोगों को पढ़ने में। अभी पढ़ाया नहीं है मैंने प्रियम्बल। जी जी अच्छा अच्छा, ठीक पढ़ाए है। चलो नहीं ठीक है, सर, मैं श्योर, नहीं पढ़ाए सर नहीं प्रियम्बल। ठीक ठीक, श्योर श्योर मैं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। मैं इसी पार्ट 18 के बाद मुझे ध्यान लगाना, मैं पहले प्रियम्बल ही जी जी कराऊंगा, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, चलो। और किसी का कोई इशू है? चलो मैं एंड कर रहा हूँ फिर, ठीक है? थैंक यू गाइस।